नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और कुछ दिनों बाद आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का एग्ज़ाम है। हम आज उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, सीईटी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन 2024 एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम इन पे चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चन की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। साथ ही साथ अगर आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो जो आपने तैयारी की है, तो उस तैयारी को आंकने का एक अवसर भी प्रदान ये क्लास हमें करेगी। तो शुरुआत करते हैं क्लास की शानदार जानदार तरीके से। क्वेश्चन जो हमारे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो तुम्हें थोड़े टफ तो लग सकते हैं लेकिन शानदार क्वेश्चन हैं। आप सब एक कॉपी लीजिए, उसमें अपने आंसर टिक कीजिए और जो आंसर आते हैं उनसे मिलान कीजिए। बाद में आप उन सब प्रश्नों के मिलान करना कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्न में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन किस राजनीतिक विद्वान ने कहा था? हमसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संविधान क्या है? एक मशीन की तरह बेजान चीज है। जिस प्रकार मशीन बेजान होती है, उसमें जान नहीं होती है, उसी प्रकार संविधान क्या है? एक बेजान चीज है। इसमें वो लोग क्या फूकते हैं? जीवन फूकते हैं, जीव डालते हैं, जो इसका किसका संविधान का नियंत्रण करते हैं। भारत में केवल कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। भारत में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ईमानदार हो और जिनके लिए क्या हो? राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। ये किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? किस विद्वान ने ये कहा था? तो हमारा राइट आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था ये? जो भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल रहा है वो सर्वाधिक राष्ट्रपति के रूप में रहा है। ये एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति थे। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा ताकि जो हमारा संविधान है एक बेजान मशीन की तरह है। इसमें जान वो फूंकते हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं, और भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जो क्या है? उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। ये कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको चार कथन दिए गए हैं। उनमें से भारतीय संविधान के बारे में जो हमने पढ़ाई की है, उनमें से हमें उन कथनों को छांटना है कि कौन से सही है, उन पर राइट टिक करना है। पहला ऑप्शन है, यह वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये सही बात है कि यह वैक्स मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया था। ये सही है हमारा। आगे बात करते हैं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, यह प्रत्यक्ष का नहीं, अप्रत्यक्ष। जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने इसमें भाग लिया था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। इसमें बहुत सारे दलों ने भाग लिया था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमें क्या ढूंढना है? कथन सही, अर्थात सत्य कथन ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? सत्य कथन। जब भी आप एग्जाम में हॉल में बैठे तो आपको यहाँ पर सत्य और सत्य पे आप क्या कर ले? उसको गोला कर ले, ताकि हमें पता रहे कि हमें सत्य ढूंढना है या असत्य ढूंढना है। तो ये भी गलत। बहुत संरचना नहीं थी क्या? बहुत संरचना थी, ये भी गलत है।
ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। और जो संविधान सभा थी इसमें हमने पढ़ी कि बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, तो ये भी सही है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कथन सही है। तो ये वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बात सही है। और कौन सी बात सही है, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, अर्थात हमारा ए व डी वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा ए और डी कौन सा है, ए वाला। तो हमारा राइट आंसर आएगा ए और डी, क्योंकि बी क्या है, प्रत्यक्ष पे है, तो ये क्या चुनी गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर चुनी गई थी। दूसरा तीसरा बताया गया है ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है क्योंकि इसमें बहुत सारे दलों ने भाग लिया था। तो हमारा राइट आंसर आएगा ए और डी। क्या आएगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ, सही है। जो भारत सरकार का अधिनियम था वो क्या हुआ था, 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में बनाया गया था, जिसको मोंटेस्क्यू चैम्प्स के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या हुआ था, 1919 में बना था और 1921 में लागू हुआ था, ये सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। 1909 का जो अधिनियम था वो मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1909 क्या नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो ये तो क्या है, गलत है। मोंटेस्क्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्प्स भारत के वाइसराय थे, ये सही है। इसको मोंटेस्क्यू एवं चैम्प्स सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थे, मोंटेस्क्यू भारत सचिव थे और चैम्प्स भारत के वाइसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ये भी सही है कि अधिनियम में 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसमें केंद्र और राज्यों के जो प्रांतीय विषय थे इनको अलग कर दिया गया था। और पूछ रहा क्या है, सत्य है, तो 1 2 3 सत्य है, अर्थात इसमें क्या पूछ रहा है, हमें असत्य पूछ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो हमारा असत्य क्या होगा, बी होगा। क्या होगा कि यह अधिनियम मार्लेमेंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नहीं जाना जाता। कौन सा जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1909 का है, उसको मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे पूछ रहा है असत्य। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, ये 1921 में लागू हुआ और इसको मोंटेस्क्यू चैम्प्स के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेस्क्यू क्या थे, राज्य सचिव थे और चैम्प्स वाइसराय थे। और इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। क्या ढूंढना है, में नहीं थी। 4 ऑप्शन गए हैं, 4 विशेषताओं में 3 विशेषताएं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल थी, एक है जो उसमें शामिल नहीं थी। ऑप्शन है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही बात है। ये क्या है, ये प्रांतीय, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सबसे बड़ी विशेषता यही थी भारत सरकार अधिनियम 1935 की, कि इसमें राज्य को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये भी सही है। अखिल भारतीय महासंघ बनाया गया था, यूपीएससी बनाया गया था, फेडरल न्यायालय बनाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, वो सब भारत सरकार अधिनियम 1935 की सिफारिशें थी, विशेषताएं थी। इसने क्या किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। ये भी सही है कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था, जिसको हटाकर 1935 में केंद्र में लागू कर दिया गया। इसने क्या किया, प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन था उस शासन प्रणाली को समाप्त करके कहाँ पे लागू कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। तो ये भी सही है। इसका मतलब अगले ऑप्शन की बात करते हैं, देखिए सही है कि नहीं है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित कर दिए गए, और जो अवशिष्ट विषय थे वो प्रांतीय विधायिका को आवंटित कर दिए गए। ये गलत है, किसको दिए गए थे, वायस राय को दिए गए थे, गवर्नर जनरल वायस राय को दिए गए थे। ये 1935 के दिन में क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि ऑप्शन गलत है और हमें क्या ढूंढना है, नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर क्या आएगा, डी।
अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। ये गलत है। किसको दिए गए थे? वायसराय को दिए गए थे। 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें क्या किया था, जो अवशिष्ट विषय थे वो वायसराय को दिए गए थे। और हमें क्या ढूंढना है? नहीं है। तो ये भी विशेषता है 1935 की, ये भी 1935 की विशेषता है, ये भी 1935 की विशेषता है। और कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी की अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमें क्या ढूंढना है? नहीं थी। तो तीनों विशेषताएं, चौथी विशेषता भारत शासन अधिनियम की नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है आगे। फिर भारत शासन अधिनियम कब बनाया गया? क्रिप्स मिशन कब बनाया गया? अगस्त प्रस्ताव कब बनाया गया? और वेवेल योजना कब बनाई गई? इनको में मिलान करना है। तो बात करते हैं भारत शासन अधिनियम कब बना था। तो भारत शासन अधिनियम में आएगा नंबर 1 1935 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी। जब भी आप इस तरह का मिलान वाला क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करें तो हमें इसमें क्या थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। इसलिए आप क्या करो, इन ऑप्शन को सामने रखो कि पहले में क्या आएगा 1, दूसरे में क्या आएगा 1942। कब का आया था ये? 1935 में आया था, 1 नंबर पे दे रखा है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, कितने नंबर पर दे रखा है? 4 नंबर पर। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। 1940 कितने नंबर पर दे रखा है? 2 नंबर पर। वेवेल योजना कब आई थी? क्या बच गया? 1945। वेवेल योजना कब आई थी? 1945। इसमें क्या दे रखा है? कितना नंबर दे रखा है? 4 नंबर, 3 नंबर दे रहा है। कितना नंबर दे रखा है? 1 2 3। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और वेवेल योजना 1945 में आई थी। तो हमारा क्रम रहेगा 1 4 2 3। अब देखो 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1 4 2 3 ये भी सही है, सही टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 1 2 ये तो आएगा नहीं, 4 ये भी नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1, इसके बाद क्या आएगा 4, फिर 2 3, 2 3, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी शायद। तो इसको मान लो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं अपन, इसको 3 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पे तो आएगा 1 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर। तो 1935, 1942, 1940, 1945, 1 4 2 3, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि हमने लिखा है 1935 1 नंबर पर है, क्रिप्स प्रस्ताव 4 नंबर पर है, अगस्त प्रस्ताव 1940 2 नंबर पर है और वेवेल योजना 1950 3 नंबर पर है। तो हमारा राइट आंसर 1 4 3 2, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार सोल्व करो, तो इस प्रकार जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करो ऐसे इस प्रकार अपने क्वेश्चन पेपर में इनको जमा लें। बहुत शानदार क्वेश्चन था है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन में हमने गोला किया है, क्या पूछ रहा है, जो प्रारूप समिति अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, BR अंबेडकर थे। तो हम उनकी बात करते हैं कि वो 7 सदस्य में निम्न में कौन सा सदस्य नहीं था, ये पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एन माधव राव थे, ये किसकी जगह आए थे? मित्र की जगह आए थे। DP खेतान थे, इनकी जगह कौन आया था? फिर बाद में TT कृष्णाचार्य आया था। हमने पढ़ा था कि माधव की जगह कौन आया? माधव की जगह मित्र आया और DP की जगह TT आया। इसके बाद मोहम्मद सऊदुल्लाह भी ये भी थे, और कौन नहीं थे? BN राव। तो हमारा राइट आंसर आएगा BN राव। एन माधव राव थे, DP खेतान थे। एन माधव राव किसकी जगह आए थे? BL मित्र की जगह आए थे। DP खेतान की जगह कौन आया था? TT कृष्णाचार्य आया था। मोहम्मद सादुल्ला भी थे और BN राव ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा इसमें KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर अय्यर थे, कृष्ण स्वामी अयंगर अय्यर थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे BN राव। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे पूछा है नहीं था, ये तीनों थे, तो BN राव इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? कि 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर
जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पर हुई थी? ढाका, जो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी? आगा खां और समुद्दुल्लाह ने। इन्होंने क्या की थी? इन दोनों ने मिलकर क्या की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो 1946 के जो चुनाव होते हैं उसमें मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी? तो उन्होंने बनाई थी बंगाल में बनाई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बनाई, पंजाब में बनाई या बिहार में बनाई। तो याद रखना, मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव में बंगाल और सिंध, बंगाल और सिंध, तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा बंगाल। एक इसमें बनाई थी सिंध। इन दोनों जगह क्या बनाई थी? अपनी सरकार बनाई थी। इन दोनों जगह मुस्लिम लीग ने क्या बनाई थी? अपनी सरकार बनाई थी, बंगाल और सिंध में। बंगाल और सिंध में। तो यहाँ पे बंगाल दिया हुआ, राइट ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरी जगह कौन सी है? सिंध, जहां पर मुस्लिम लीग ने 1946 में जो कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई अगस्त 1947 में चुनाव हुए थे उसमें क्या बनाई थी? 1946 के, सॉरी, जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुए थे उसमें 1946 के चुनाव में क्या बनाई थी? इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? यह क्वेश्चन आया है आरएस 2008 में। हमने पढ़ाया था प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन किसमें लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम में। और केंद्र में किसके लागू किया था? 1919 को अधिनियम को मार्लियामेंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में हुआ था। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के तहत अपनाया गया, तो राइट आएगा भारत सरकार 1919। और केंद्र में कब अपनाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। तुम्हारा राइट आंसर आएगा। क्या पूछ रहा है? केंद्र में द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित निम्न में से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें यह बताया गया था कि कुछ सदस्य होंगे और एक कुछ सदस्य मिलकर क्या करेंगे? एक कुछ सदस्य मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका चुनाव करेंगे। इससे क्या हुआ? जो न्यायाधीशों की चुनने की प्रणाली कोलेजियम प्रणाली कहलाती है, वो समाप्त हो गई थी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने अपनी पहले की कोलेजियम प्रणाली को क्या रखा? कोलेजियम प्रणाली को बरकरार रखते हुए इस संविधान संसद को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो कौन सा था? 98वां संविधान संशोधन था, 97वां था, या 99वां था, या 100वां संविधान संशोधन था? तो वो संविधान संशोधन जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। किससे? राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग से संबंधित था। इसको संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो वो था 99वां संविधान संशोधन 2015। इसके तहत क्या कर दिया गया? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, जिसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली थी, कोलेजियम प्रणाली, ये वापस क्या आ गई? अस्तित्व में आ गई। अस्तित्व में आ गई वापस। तो याद रखना कौन सा था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। यह सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया? कि पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर थी वो उस पर सहमति दे या न दे ये रहता था। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया और उसमें ये जोड़ा गया कि वीटो शक्ति है उसमें राष्ट्रपति को क्या देनी पड़ेगी? सहमति देनी पड़ेगी। तो वो क्या शब्द जोड़ दिया गया? सहमति देनी
होगी। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, यह शब्द जोड़ा गया। तो वो संविधान संशोधन कौन था? 23वां था, 42वां था, 24वां था या 44वां था? कि वो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिससे राष्ट्रपति को वीटो करने की जो शक्ति है उसमें सहमति देनी होगी, शब्द ये जोड़ा गया। तो वो संविधान संशोधन कौन सा था? 24वां संविधान संशोधन। कौन सा था वो? 24वां संविधान संशोधन था, जिसमें राष्ट्रपति को ये बताया गया कि आपको वीटो करने की जो शक्ति है उसमें सहमति देनी होगी। यह शब्द स्थापन करके क्या कर दिया गया? यह शब्द संशोधन द्वारा छीन लिया गया, सहमति देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? कि मिजोरम था, इसको राज्य कब बनाया गया? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया? 54वां संविधान संशोधन था या 52वां संविधान संशोधन था, 55वां संविधान संशोधन था या 53वां संविधान संशोधन था? तो मिजोरम को जो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य बनाया गया वो बनाया गया था 53वां संविधान संशोधन 1986 में। 1986 में कब बनाया गया था? 53वां संविधान संशोधन 1986 में मिजोरम को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2004 में या 3 में। इसके अधिनियम के अनुसार 4 में राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? RS 2013 में आया हुआ है कि 91वां संविधान संशोधन 2004 के तहत क्या किया गया? राज्य मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी हो सकती है? विधानसभा के कुल सदस्यों का 10% हो सकती है, विधानसभा के सदस्यों का 12% हो सकती है, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकती है और विधानसभा के कुल सदस्यों का 20% हो सकती है। तो जो राज्य मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें कितने मंत्री बन सकते हैं, ये 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से सीमित किया गया और इसमें बताया गया कि विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना 15% क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। और न्यूनतम कितने रह सकते हैं मंत्री? न्यूनतम संख्या कितनी है मंत्री की? ये तो अधिकतम है, तो न्यूनतम कितनी है? 12। न्यूनतम कितनी है? 12 हो सकते हैं। लेकिन कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? 12 मंत्रिपरिषद की संख्या होनी चाहिए, मंत्री होने चाहिए। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? जो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या है उसके 15%। तो जैसे राजस्थान में 200 है तो इसका 15% लिखाएंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 सदस्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30 सदस्य यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मंत्री हो जाएंगे। कि राजस्थान में 200 संख्या है विधानसभा के सदस्यों की, तो इसमें 15% निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 200 का 15%, तो 20 15 दूनी 30, तो 30 व्यक्ति क्या बन सकते हैं? राजस्थान में अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। और न्यूनतम कितनी रहेगी? न्यूनतम रहेगी 12 मंत्री बन सकते हैं, न्यूनतम संख्या मंत्री की है। और अधिकतम कितनी है? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। ये कब किया गया? 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 1997 में 97वां संविधान संशोधन 2012 में किया गया। 2012 में एक संशोधन किया गया जिसका क्या नाम था? 97वें संविधान संशोधन। वो किससे संबंधित है? 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ये है क्या? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास और भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो हमने पढ़ा था सहकारी व्यवस्था। 97वां संविधान संशोधन 2012 के माध्यम से क्या जोड़ा गया था? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन जोड़ा गया था। हमने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व में। तो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन 97वां संविधान संशोधन 2012 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो याद रखना 97वां संविधान संशोधन 2012 में क्या किया गया था? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए।
हमने मूल अधिकार की क्लास में बात की थी कि बहुत सारे वाद हुए हैं, इन बातों की हमने चर्चा की थी कि ये कौन कौन से वाद थे, ये कब कब आए, और मैंने कहा था इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आ गया है, इनमें हमका कालक्रम जोड़ना है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। केशवानंद भारती बनाम 1973 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था। इसमें बुनियादी ढांचे की क्या आई थी? व्याख्या सामने आई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल। मिनर्वा मिल्स बनाम ये भारत संघ 1980 में हुआ था। इसमें ये बताया गया था 39B और 39C अगर अनुच्छेद 14-19 का उल्लंघन करते हैं तो भी मान्य होंगे। ए के गोपालन बनाम मद्रास राष्ट्रीय आया था 1950 में, और ये क्या कहा था? तो ये देखो 1950, तो सबसे पहले कालक्रम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो सबसे पहले इनको जमाएं तो सबसे एक पे क्या आना चाहिए? डी। सबसे पहले हमें देखें यहाँ पे ए दिया हुआ, ये नहीं आएगा, सबसे पहले डी आएगा। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। दूसरे पे क्या आएगा? नंबर 2 पे क्या आएगा? ए। नंबर इसमें बी ए गलत हो गया, इसमें ये तो ऑप्शन, इसमें सी ए भी गलत हो गया, तो नंबर 2 पे आ गया ए। इसके बाद नंबर 3 पे क्या आएगा? बी। नंबर 4 पे सी, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ए बी सी। गोलकनाथ बनाम 1967 में आया था, केशवानंद 1973 में आया था, मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था, और एक गोपालनवाद 1950 में आया था। इनको क्रम पूछा है तो सबसे पहले 1950 डी, फिर 1967 ए, फिर 1970 बी और 1980 सी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डी ए बी सी। तो इनको हमने कालक्रम के अनुसार जमा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, इनको जोड़ना है। संवैधानिक प्रावधान को कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार आपको सबको पता है कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो अमेरिका कहाँ है? 4 नंबर, तो यहाँ पे आएगा प्रश्न में 4। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश संविधान नंबर 3, नंबर 3। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से, इसमें आएगा 1। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए? कनाडा के संविधान से, इसमें आएगा 2। तो ऑप्शन हो गया हमारा 4 3 1 2। किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है 4 2, गलत हो गया। इसमें आ रहा है 4 1, ये भी गलत हो गया। इसमें आ गया 4 3, 4 3 सही है, 4 3 सही है। इसमें देखो 4 3 दोनों मिल गए, 4 3 इसमें भी मिल गया। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत तन्मयता के साथ और पूरे एकाग्रता के साथ करना चाहिए, एकाग्रता के साथ एकाग्रचित होकर करना चाहिए, पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए। देखो थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, यहाँ पे 3 के बाद 1 लिखा है, यहाँ के 3 के बाद 2 लिखा है, जबकि हमारा 4 3 के बाद क्या आएगा? 1, और फिर क्या रहा है? 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात करते हैं। सुमेलित करना है आगे वाला। एक तरफ वाद दे रखा है, एक तरफ सूची दे रखी है कि कौन सा वाद किस लिए हुआ था, उसके बारे में हमें बात की गई है। तो ए गोपालन वाद बनाम मद्रास राज्य से, ये हमने पढ़ा था। तो ये किस लिए हुआ था? निवारक अवरोध की प्रक्रिया के लिए। तो इसमें आएगा नंबर 3। कौन सा ऑप्शन आएगा? नंबर 3। इसके बाद बात करें आके रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। इसमें हमें ढूंढना है कौन सा आएगा। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो इसकी बात करें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ की बात करें, तो शंकरी प्रसाद का जो था वो किससे था? वो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से था। इसमें आएगा नंबर 1, सॉरी नंबर 2 आएगा इसमें। और चंपकम दोरायचंद बनाम मद्रास राज्य, ये एक शिक्षण संस्थाओं में इसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इसको जॉब नहीं दी गई थी, उसके आरक्षण से संबंधित था। तो इस शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु समान था, इसमें आएगा 1। और रमेश थापर था, वो था स्वतंत्र भाषण पर रोक, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 2। तो ए गोपालन वाद था, वो किस विषय से संबंधित था? निवारक अवरोध की प्रक्रिया। अर्थात इसमें यह बताया गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात ए गोपालन वाद में की गई थी। ए गोपालन वाद में क्या बात की गई थी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात ए गोपालन वाद में की गई थी, निवारक अवरोध की प्रक्रिया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य किसे? स्वतंत्र भाषण पर रोक के संबंधित। किस पर है? रोमेश थापर जो मद्रास राज्य है, ये स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
51 का है संविधान संशोधन की संसद की शक्ति के बारे में इसमें बात की गई थी। और चमकन दोराई राजन बलाम मद्रास राज्य या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु समानता की बात की गई थी। इसमें आएगा 3 4 2 1। तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन 3, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें तो अर्थात तीनों ही कट गए। तो पहले में 3 आ रहा है तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ए 4 3 4 1 2। क्योंकि पहले में 3 आना चाहिए तो फर्स्ट में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपको 1 आता है, उससे भी आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 1 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वो है कथन है 1978 में मेनका गांधी केस होता है, उसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से भारत में व्यवहारतक कानून की सम्यक प्रक्रिया के लिए सिद्धांत का अनुसरण किया जा रहा है। 1978 में मेनका गांधी वाद होता है, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। ये सही बात है, एकदम सही बात है कि 1978 में मेनका गांधी की जो वाद होता है उसमें कानून की सम्यक प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता, सही है। समानता का अधिकार है, सबको समानता के अधिकार के अनुसार ही आचरण करेगा 14 से लेकर 18 तक, उसमें राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता, ये भी सही बात है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही है क्या, ये दोनों सही है, ए ओ आर सही है। एक कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्यों कथन सही कैसे है कि कथन में कहा गया कि 1978 का जो मेनका गांधी वाद होता है इसमें कानून की सम्यक व्याख्या की गई थी, सही बात है। और कानून की जब सम्यक व्याख्या की गई तो इससे ये होता है कि इसमें क्या होता है, कानून की सम्यक प्रक्रिया में क्या होता है, कानून की सम्यक प्रक्रिया में विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, इन दोनों की न्यायालय समीक्षा कर सकता है। तो अर्थात अनुच्छेद 14 के तहत राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता, इस प्रकार ये दोनों कथन सही है। और कथन ए आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, क्या करता है, तो राइट आंसर आ जाएगा कथन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। और आर क्या करता है, ए की सही व्याख्या करता है कि राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख 1978 में मेनका गांधी वाद में न्यायालय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। हमने मूल अधिकार 6 मूल अधिकार की बात की थी, उन मूल अधिकार में से क्वेश्चन आया है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19। लिंग समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। तो अर्थात कौन सा नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, पूछा क्या पूछा है, नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर आएगा सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार नहीं है। किसी भी भाग में रहने का अधिकार मूल अधिकार है, लिंग समानता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मूल अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा सूचना का अधिकार। हमें क्या ढूंढना है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास क्या है। कि प्रस्तावना जो संविधान की बता रखी है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता बता रखी है, उसका सही क्रम क्या है। मैंने क्लास ली थी तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन क्रम के रूप में पूछा जाता है। क्वेश्चन आ गया है, क्या है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो क्रम पूछा है, सही चीजें सब है, लेकिन क्रम से मैं पूछना है कि सही क्रम क्या है। तो आएगा सबसे पहले विचार, फिर आएगी अभिव्यक्ति, फिर आएगा विश्वास, फिर आएगा धर्म और फिर आएगा उपासना की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर आएगा बी। कौन सा आएगा, बी। जो स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी प्रकार की उद्देशिका में या प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई है, तो वह दी गई है 5 प्रकार की। कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का
सुमेलित युग्म पहचानिए, कि इसमें 4 ऑप्शन है, तो जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो बात करते हैं, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 सही है क्या? नहीं, ये क्या होगा, यहाँ पे अनुच्छेद 42 नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए, अनुच्छेद 39A आना चाहिए था। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये अनुच्छेद 43 ये भी गलत है, यहाँ पे अनुच्छेद 48 आना चाहिए था। ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन, ये अनुच्छेद 41 में नहीं है, अनुच्छेद 40 आना चाहिए था। तो तीनों गलत है, क्योंकि ये 42 का क्या है, 39A। कृषि और पशुपालन 43 दे रखा है, यहाँ पे 48 आना चाहिए था। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41 नहीं 40 आना चाहिए था। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 बात करें तो स्मॉल डी, अनुच्छेद 39 में लेकिन कौन सा है, स्मॉल डी है, तो राइट आंसर आएगा डी। कौन सा सही है, अनुच्छेद 39D सही है, कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये 39 अनुच्छेद डी में लिखा हुआ है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। कृषि व कृषि से संबंधित जो पशुपालन है उसका पद्धति या गठन के लिए अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है। और समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की बात अनुच्छेद 39A में की गई है। तो हमारा राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 39D, समान कार्य के लिए महिला व पुरुषों को समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इनमें से कोई सा भी हो सकता है, सेम टू सेम आ जाए, नहीं तो हो सकता है इनमें से कोई अनुच्छेद पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन है ए और बी, इनमें हमें कूट मिलाना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। मूल अधिकारों एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्व है, अर्थात जो मूल अधिकार भाग 3 में है 12 से लेकर 35 तक, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना, अर्थात साम्य का मतलब है सामंजस्यपूर्ण, संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है। सही बात है क्या, कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तो में क्या हो, मतभेद नहीं हो, इसलिए क्या अपनाया गया है, यथासंभव उनको दोनों को प्रभावी बनाने के लिए सामंजस्य अपनाया गया है। एकदम सही बात है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, सही बात है। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39 ख अर्थात 39B और वह 39C की बात की थी हमने, उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व को वरीयता स्थापित की गई, ये भी सही बात है। इसमें कहा गया है कि 1980 के जो मिनर्वा मिल्स वाद था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि 39B व 39C जो नीति निर्देशक तत्व है, इनको लागू करने के लिए यदि हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है, तो भी 39B और 39C मान्य होगा। ये दोनों सही है, तो दोनों क्या है, ए व बी दोनों सही है, सत्य हैं। 39B में क्या लिखा है, 39B में लिखा हुआ है, 39B में लिखा है कि राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि क्या हो, सभी के लिए हितकारी वितरण हो, अर्थात सभी का भला हो। 39C में लिखा गया है कि राज्य जो भौतिक आर्थिक संसाधन है, अर्थव्यवस्था का वितरण इस प्रकार करेगा कि किसी का अहितकारी केंद्रगण न हो, अर्थात एक व्यक्ति के पास पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सभी को पैसा मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39B 39C, तो ये सही बात है कि अनुच्छेद 39B और 39C जो नीति निर्देशक तत्व है, इनको लागू करने पर यदि अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है तो भी ये मान्य होगा। बाकी इसके अलावा आप मूल अधिकार सर्वोपरि है नीति निर्देशक तत्व से, लेकिन यहाँ पर 39B 39C को 14 19 से भी ज़्यादा सर्वोपरि माना गया है। तो ये दोनों सही है कि दोनों को क्या बनाया गया है, यथासंभव प्रभावी सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया है, तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सभी तत्वों को अनुच्छेद 14 व 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। सही बात है क्या, अभी हमने पिछला प्रश्न देखा, उसमें कहा गया है कि 39B और 39C जो नीति निर्देशक तत्व है, उनको ही 14 और 19 पर वरीयता दी गई है। तो ये हमें क्वेश्चन क्या लग रहा है, ये कथन हमें गलत लग रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनको क्या की गई है,
14-19 में सभी नीति निर्देशक तत्वों को नहीं दी गई। किसको दी गई है? केवल 39B व 39C को वरीयता दी गई है। किस पर दी गई है वरीयता? अनुच्छेद 14-19 पर। तो ये तो गलत हो जाता है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि क्या दिया गया है? केवल 39B और 39C को दी गई है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या है? संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण से संबंधित। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 सही है के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख व ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 व 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों और प्राथमिकता संवैधानिक है। सही बात है, अभी हमने पढ़ी है कि अनुच्छेद 14 व 19 का उल्लंघन होने पर भी किसको प्राथमिकता दी गई है? अनुच्छेद 39B और 39C जो नीति निर्देशक तत्व है उसको मूल अधिकार 14 व 19 पर प्राथमिकता दी गई है। तो ये सही है। 1919 के मामले में 1980 के मामले में दिया गया था, तो बी गलत है। इसमें पूछ रहा है ए सही है, बी सही है, ए व बी दोनों सही है, न तो ए सही है न बी सही है। तो केवल क्या सही है? केवल बी सही है, केवल बी सही है। ए तो क्या है? गलत है। ए तो क्या है? गलत है, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसमें क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य। कौन सा था वो भाग? 4 क। और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद था वो 51 क। इसमें क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य। इस समिति का जो अध्यक्ष था वह कौन था? सरदार स्वर्ण सिंह था। इसमें पूछा है कौन सदस्य नहीं था? ए आर अंतुल्य थे, एस आर रे थे क्या, हरिदेव जोशी थे क्या, CM स्टीफन थे क्या? तो इसमें हम देखें तो हमें मिलान करना है। कूट दिए गए कौन था? ए आर अंतुल्य थे, ए थे, एस रे थे, हरिदेव जोशी इसमें नहीं थे, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। CM स्टीफन क्या थे? ये थे। तो आएगा ए बी व डी। ए बी सी डी नहीं है, ए बी सी नहीं है, ए बी डी ये है, ए बी डी है। अर्थात ए आर अंतुल्य इस समिति में सदस्य थे, एस रे इसमें समिति में सदस्य थे, CM स्टीफन ये सदस्य थे, और हरिदेव जोशी हमारे क्या थे? सदस्य नहीं थे। अब हम कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं? डायरेक्ट सी भर देते हैं कि यहाँ पे कौन नहीं था? हरिदेव जोशी। हमें क्या पूछा है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। तो कूट में देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। डायरेक्ट हम यहाँ देखते हैं कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये सी नहीं था, तो हम ऑप्शन सी लगा देते हैं और पता लगता है यहाँ पे तो क्या पूछा है? कूट में पूछा है। हमें आता भी है फिर भी हम गलत कर देते हैं। तो इसलिए हर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। तो इसमें आ जाएगा ए बी डी। ए आर अंतुल्य, एस रे, CM स्टीफन स्वर्ण सिंह समिति के क्या थे? सदस्य थे। हरिदेव जोशी सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो कौन सा राइट ऑप्शन आ जाएगा? तो ये आएगा बी, आ जाएगा सी। तो कौन सा आएगा? 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या जोड़े गए थे? संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के जो मूल कर्तव्य है ना, वो कौन से नंबर पर रखा गया है? जब मैंने क्लास बताया था तो मैंने बताई थी आपको कि इसमें से क्रम पूछा जा सकता है। पहले में संविधान की बात की गई है, दूसरे में देश की रक्षा की बात की गई है ना, तीसरे में क्या बात की गई थी? प्रभुता, एकता, अखंडता की। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए का जो मूल कर्तव्य है वो कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में कौन से है? तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? वो तीसरे स्थान पर भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करने और इसे अक्षुण्ण बनाए वाला जो मूल कर्तव्य है वो 11 मूल कर्तव्य में तीसरे स्थान पर है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसे क्या करना? अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य कौन से अनुच्छेद सॉरी के कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है अनुच्छेद 240। किसकी? 240 किसकी बात करता है? केंद्र शासित प्रदेशों की। किसकी बात करता है? केंद्र शासित प्रदेशों की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत
कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमें क्या ढूंढना है, नहीं है ढूंढना है कि कौन सा है। इसमें है 240 1, 240 2, 240 3, ऐसे कुछ दिए रखे हैं। तो ये जो संघ शासित प्रदेश है उनमें नियम बनाने का अनुच्छेद 240 में बताया गया है। तो उसमें पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 240 1 में क्या है, अंडमान निकोबार, ये सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की किसमें की गई, 240 1 में। 240 1 में लक्षद्वीप की बात की गई, सही है। 240 1 में पांडुचेरी की बात की गई है, नहीं, पांडुचेरी की बात की गई है 240 1 में। यहाँ पे गई है दादर नागर हवेली की, दादर व नगर हवेली किसमें बात की गई है, तो ये हो जाएगा गलत। 240 1 में दमन और दीव की बात की गई है और पुडुचेरी की बात की गई है, पुडुचेरी की बात की गई है 240 1 में किसकी बात की गई है, पुडुचेरी की, पुडुचेरी की बात की गई है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये आ जाएगा 240 में किसकी बात की गई है, दादर व नागर हवेली की बात की गई। 240 1 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की गई है। 240 1 में लक्षद्वीप के लिए नियम बना सकता है। 240 1 में पांडुचेरी के लिए नहीं, किसके लिए, ये गलत हो गया, दादर व नागर हवेली की बात की गई है। 240 1 में दमन व दीप की बात की गई है और 240 1 में पुडुचेरी की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने, देखो कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसने, भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह किया था कि गंभीर आपात विद्यमान है, गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सी तारीख थी जब भारत के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि गंभीर आपातकाल की स्थिति हो गई है, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो वह तारीख कौन सी थी, उस तारीख की चर्चा अभी थोड़े दिन पहले भी खूब चली है और उसको काला दिवस घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आपको पता होगा, अखबार में पढ़ा होगा, वो तारीख थी 25 जून 1975। इस दिन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। कौन थी, इंदिरा गांधी, कौन थी, प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी कौन थी, प्रधानमंत्री थी इस टाइम। इस दिन इसको अभी सरकार ने क्या किया है, काला दिवस घोषित किया है, बहुत चर्चा चलती है। अभी अखबार में खूब आया था 25 जून 1975 को क्या किया गया था, 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। किस कारण, आंतरिक अशांति के कारण। तो डेट कौन सी थी, 25 जून 1975 और प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 87 में क्या देता है, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। अनुच्छेद भाषण किसमें, अनुच्छेद 87 में है। अनुच्छेद 86 में है संसद को राष्ट्रपति का भाषण संदेश भेजना। इसमें आया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक होती है 108 में, किसमें, 108 में। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, अधिवेशन बैठक 108 में है ही। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कि दोनों सदनों को क्या दे सकता है, विशेष अभिभाषण कब देता है, एक साथ। 87 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 87 जो भारत का संविधान में है उसमें लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है दोनों सदनों को एक साथ। तो आ गया एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। क्या आएगा इसका, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। अनुच्छेद 87 के तहत क्या होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या देता है, दोनों सदनों में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में क्या देता है, अभिभाषण देता है, अभिभाषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद शब्द का उल्लेख किसमें, महाभियोग शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56 में। तो हमने बात की थी भारत के राष्ट्रपति का जो महाभियोग चलाया गया है वो क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 61 में है। और महाअभियोग शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। यदि पूछा जाए महाअभियोग शब्द क्या है, 56 में है और अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा रोकने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार
कीजिए कि विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल होता है वो पारित करके राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वह उसको अपने पास रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। तो वह रख सकता है, तो किस मामलों पर रख सकता है, तो हम चर्चा करते हैं। यदि वह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो उसके पास अधिकार है कि रख सकता है, ये बात सही है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, सही बात है ये भी। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, ये भी सही बात है। अब देखो आगे, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ग के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिकार से संबंधित हो। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बस इसमें, ये भी सही है देखा जाए तो, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर ग लिख दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो कौन कौन से सही है, तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास जाता है अनुमोदन के लिए, तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उसको आरक्षित रख सकता है और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल के पास, सॉरी, राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो उसमें क्या हुआ, यदि वो विधेयक राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, कौन सी कंडीशन हो, यदि वह राज्य विधेयक क्या हो, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, यदि वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, ये तीनों सही है। इस कंडीशन में क्या करता है, राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए भेजता है कि आप इस पर विचार कीजिए। और यदि विधेयक भारत के संविधान के अनिवार्य संपत्ति से अधिग्रहण तो तब भी भेज सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था 31A, क्या लिखा हुआ था, 31A, क्या लिखा हुआ था, 31A, या 31 हिंदी में बात करें तो क, 31 क लिखा होता हिंदी में, इंग्लिश में 31 लिखा होता, तो ये भी सही था, तब तो चारों ऑप्शन सही हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, क की जगह ग लिख दिया, इसलिए गलत हो गया, छोटी सी मिस्टेक। हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन एग्जामिनर ने हमारा दिमाग से खेला, हमारे दिमाग से खेला। क्या खेला उसने, 31 ग लिख दिया। और आपको याद था कि हाँ, अगर अनिवार्य संपत्ति से संबंधित हो तो भी कहाँ भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। लेकिन कब भेज सकता है, अनुच्छेद 31 के तहत भेज सकता है, ग के तहत नहीं। तो ए बी सी, ए बी सी राइट आंसर आ जाएगा, ए बी सी, डी नहीं आएगा, ए बी सी डी हो जाता। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, 31 ग की जगह क्या लिखा होता, 31 क लिखा होता, तो ये चौथा ऑप्शन भी सही था। तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। इस प्रकार हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, जो हमें याद है उन चीज़ों की पूरी एनालाइज करनी है। तो ये राज्य नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध है, या विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, और भारत के संविधान के 31 क के तहत संपत्ति का है, 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिकरण से संबंधित है। इन चारों कंडीशन में क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रखा है, तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। तो 3 सही है, हमने विचार किया तो तीनों सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है। कल हमने लास्ट क्लास में बात की थी भारत के राष्ट्रपति की, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो हम चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इधर मिलाना है, ये क्या थे, निर्विरोध रहे हैं द्वितीय वरीयता के आधार पर, 2 कार्यकाल के निर्वाचित, इसमें आएगा 3। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या किया था, 2 कार्यकाल पूरे किए हैं 1950 से लेकर 1962 तक, सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का है। और ये एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित दोनों राष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन कौन थे, पद पर रहने वाले, मृत्यु होने वाले पहले व्यक्ति। पद धारण के दौरान मृत्यु होने वाले पहले व्यक्ति जाकिर हुसैन थे। दूसरे व्यक्ति फखरुद्दीन अली अहमद थी, हमने बात की थी, तो इसमें आएगा 4। वीवी गिरी की हमने बात की थी, वीवी गिरी को द्वितीय वरीयता के आधार पर मतगणना में चुना गया था, और हराया किसको था, नीलव संजीव रेड्डी को, तो इसमें आएगा 2 द्वितीय वरीयता के आधार पर। और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे, इनका निर्वाचन किया हुआ था, निर्विरोध हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, 2 कार्यकालों के लिए चयनित, इसमें तो आ जाएगा ए। जाकिर हुसैन क्या थे, पद दौरान के मृत्यु, इसमें आ जाएगा बी। वीवी गिरी क्या थे, द्वितीय वरीयता के आधार पर, इसलिए आ गया सी। और नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, निर्विरोध निर्वाचित थे, ये हो गया डी। तो हमारा ऑप्शन आएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये हो गया हमारा राइट आंसर, 3 4 2 1, 3 4 2 1। इसमें 1 2 ये गलत दे रखा है, 2 3 ये भी गलत है, 3
इसके बाद 4 आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो हो गया 3 4 2 1। जाकिर हुसैन पद के दौरान मृत्यु हो जाती है, पहले व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति है फरुखुद्दीन अली अहमद, जिनकी भी पद के दौरान मृत्यु हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल पूरा किया। वीवी गिरी द्वितीय वरीयता के आधार पर इन्होंने चुनाव जीता। नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं अमेरिका कांग्रेस के सदस्य, प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सीनेट के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 4 साल के लिए होता है। कितना होता है उसका कार्यकाल? 4 साल। और उसमें जो सदस्य भाग लेते हैं, जो उनके 50 राज्य हैं अमेरिका में, उनमें जो प्रतिनिधि होते हैं 538। कितने प्रतिनिधि होते हैं? प्रतिनिधि सदस्य होते हैं उनका एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें कितने होते हैं? 538 सदस्य होते हैं। वो मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, सीनेट के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसका अलग से निर्वाचक मंडल होता है। और ये निर्वाचक जो मंडल होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है 538 सदस्य 50 राज्यों से, जो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन है कि 50 राज्यों से एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, जिसमें 538 सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है। कि यदि भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद का ग्रहण कौन करेगा? कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो कौन करेगा? वो करता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन आएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद कौन धारण करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति ये दोनों ही नहीं है, दोनों खाली पद हो तो कौन करेगा? CJI, भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राष्ट्रपति का पद धारण करता है। आपको थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार तरीके से बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आए हुए भी हैं, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। नियंता एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। जो केग होता है, CAG होता है, अनुच्छेद 41 में 148 में की नियुक्ति है और 151 तक इसके बारे में बताया गया है। जो केग होता है वो क्या करता है? जो व्यय है उसकी वैधता की जांच करने के साथ उसकी औचित्य की भी जांच करता है कि जो सरकार ने आपको पैसा दिया है वो पैसा उन्होंने सही जगह खर्च किया है या नहीं किया है, इसकी जांच कौन करता है? CAG करता है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। और उसका क्या कार्य है कि जो पैसा सरकार के द्वारा आपको योजनाओं के लिए दिया गया है वो सही जगह खर्च हुई है या नहीं, उसका अनुचित उपयोग किया गया है, उचित उपयोग किया गया है, उस वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के जो कानून है उसको बनाए रखना है। तो प्रश्न में बोल रहा है ए गलत है, नहीं ए भी सही है और ये भी सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, नहीं है। ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए सही है आर गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए आर दोनों सही है और आर की व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं, क्योंकि ए और आर सही है और क्या करता है? उसकी सही व्याख्या करता है। कि ये क्या करता है? जो केग होता है वो का कर्तव्य व्यय की वैधता की जांच करना ही नहीं है, अपितु उसका औचित्य भी बनाए रखना है कि हाँ वास्तव में काम सही हुआ है। और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति कहाँ रखता है? केग की रिपोर्ट को संसद में रखता है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो जो केग का काम यही है कि वो क्या करता है? औचित्य बनाने के साथ साथ क्या करता है? संविधान और संसद के जो कानून है उनको बनाए रखता है पैसों के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, किसके पद से हटाए जाने की, उसको हटाना है तो उस प्रक्रिया में किसके समान है? तो जो किए गए 148 में क्या है? CAG का पद। CAG का पद किसमें है? 148 में है। आर्टिकल 149 में क्या है? इसकी शपथ, कर्तव्य और सेवा शर्तें किसमें बताई गई है? 149 में बताई गई है। और 151 में क्या बताया गया है कि ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को
प्रतिवेदन देता है और वह प्रतिवेदन राष्ट्रपति किस कहाँ रखता है, संसद के समक्ष रखता है। आर्टिकल 148 में क्या है, केक का पद है। आर्टिकल 149 में कर्तव्य और शक्तियां बताई गई है। 149 में शक्तियां बताई गई है और आर्टिकल 151 में ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसको कहाँ रखता है, संसद में रखता है। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, उसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसके समान है, लोकसभा अध्यक्ष के समान है, भारत का महान्यायवादी के समान है, ये आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के समान है या यूपीएससी के अध्यक्ष के समान है। तो इसको केक को हटाने की जो प्रक्रिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार प्रक्रिया से केग है जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है उसको हटाया जाता है। इसको हटाने के लिए क्या होता है, लोकसभा से 100 सदस्य और राज्यसभा से 50 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं और इसमें 3 व्यक्ति की एक जांच कमेटी बैठती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता होता है, वो इन चीजों के आरोपों की जांच करता है, तब इसको हटाया जाता है। तो किसके प्रक्रिया के समान हटाना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। भारतीय लेखा परीक्षा का क्या होता है, और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। लेखा परीक्षा करने का कार्य कौन करता है, केक करता है। कौन करता है, केक करता है, ये सही बात है। शशिकांत शर्मा भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। शशिकांत शर्मा भारत के 11वें, सॉरी ये गलत है, ये गलत है क्योंकि 11वें नहीं थे, ये कौन से थे, 12वें नंबर के थे। कौन से थे, 12वें नंबर के। ए सही है, बी सत्य है, बी तो गलत है। दोनों सही है, दोनों सही है नहीं है, दोनों असत्य, दोनों असत्य भी नहीं है, केवल ए सत्य हैं। ए सत्य क्या है कि जो केग होता है वो क्या करता है, भारतीय लेखा परीक्षा की जांच करता है, और लेखा सेवा का जो क्या होता है वो मुखिया होता है। लेखा जो ऑडिट होती है उसका सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। और 11वें शशिकांत शर्मा नहीं थे, 12वें थे, 14वें थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और शायद वर्तमान में भी यही है, 14वें थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये क्या है, 14वें केक, 14वें केक थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CVC, 1964 में की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष प्लस अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। कितने, अधिकतम 10 सदस्य। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 1 + 10 सदस्य हो सकते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, CVC आयोग है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य होते हैं, 10 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसकी स्थापना के संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर, के संतानम समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, के संतानम समिति की सिफारिश पर 1967 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर स्थापना की गई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है। केंद्रीय सूचना आयोग में जो आयुक्त बैठता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है केक का। केक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और या 65 वर्ष की आयु। ये किसका होता है, केक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65। हमसे पूछा है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, वो होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो काम करता है, केंद्रीय सूचना आयोग। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की तैयारी को अच्छे से परख सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे होंगे शायद, जिनकी अच्छी तैयारी उनको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। और अगर आप डिफिकल्ट लग रहे हैं तो भी आप ये नहीं सोचो कि एग्जाम इनसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे। ये डिफिकल्ट नहीं है, हम शायद इनको पढ़े नहीं है इसलिए लग रहे होंगे। बाकी हमारी तैयारी, आपको इनका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा जब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। मानवाधिकार प्रलेख और वर्ष, इसमें पूछा गया है कि कौन सा आयोग कब बनाया गया मानवाधिकार के
ली है। मानव के अधिकार के लिए जो भी आयोग बनाए गए उनकी स्थापना कब कब की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब आया था? यह आया था 1990। कब आया था ये? 1990 में। कब आया था ये? 1990 में। बाल मजदूर निषेध और नियामक अधिनियम कब आया था? बाल मजदूर अधिनियम आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1990 में आया था। बाल मजदूर अधिनियम 1986 में आया था। निशक्त समान अधिकारिता, समान संरक्षण व पूर्ण सहभागिता अधिनियम निशक्त अधिनियम आया था 1995 में। कब आया था ये? 1995 में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब आया था? 1992 में। कब आया था? 1992 में। तो राष्ट्रीय जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी अधिनियम कब आया था? 1990 में। बाल मजदूर आया था 1986 में। निशक्त अधिनियम आया था 1995 में। और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया था 1992 में। तो हमको जमाया तो सबसे पहले 1990 इसमें आएगा एक, इसके बाद आएगा 1986 तीन, इसके बाद आएगा 1995 दो, इसके बाद आएगा चार। एक तीन दो चार, एक तीन दो चार, इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दो आ रहा है, यहाँ पे भी दो आ रहा है। एक ये भी गलत है, तीन ये भी गलत है, तीन चार, सॉरी ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ऑप्शन टाइप गलत हो गए, तो आप इनको मिला लेना। इसमें आएगा एक तीन दो चार। 1990 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल मजदूर 1986, निशक्त 1995, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक चुने गए थे? जो हमारा आधार आया था, आधार यूआईडीआई थी, उसके प्रथम महानिदेशक कौन चुने गए थे? जिसका राइट आंसर आएगा नंदन नीलेकणी, श्री अशोक देसाई, श्री रामसेवक शर्मा, श्री मोन्टेक सिंह अहुलिया। तो उसके महानिदेशक थे श्री रामसेवक शर्मा। कौन थे? श्री रामसेवक शर्मा। की 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आधार बनाया गया था उसके प्रथम महानिदेशक कौन बने थे? श्री रामसेवक शर्मा बने थे। कौन बने थे? आधार यूआईडीएआई जो आधार की वेबसाइट है उसके प्रथम महानिदेशक कौन बनाए गए थे? श्री रामसेवक शर्मा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कथन असत्य है बताइए। कि कौन सा कथन असत्य है? हमें क्या ढूंढना है? असत्य कथन ढूंढना है। बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है। जो मुंबई, पहले बंबई था जिसको मुंबई बोलते हैं, उसको कुछ क्षेत्र गुजरात में गया है और कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में बटा गया है। ये सही है क्या? सही है। कि गुजरात, मुंबई जो राज्य था उसको कुछ क्षेत्र में तो गुजरात में मिला दिया गया और कुछ महाराष्ट्र में मिला दिया गया। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु है क्या? मैसूर किसका पुराना नाम था? तमिलनाडु का नहीं था, किसका था? कर्नाटक का। तो असत्य ढूंढना है, तुम्हारा राइट आंसर यही आ जाएगा कि मैसूर किसका नाम है नया? कर्नाटक का। मैसूर क्या था? पहले पुराना नाम था। और मैसूर को आज किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु के नाम से नहीं जानते, किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। सही है, पहले संघ, अब इसको क्या बना दिया गया था? राज्य बनाया गया है। पहले ये क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा को दमन व दीप से अलग किया गया था, ये भी सही बात है कि गोवा को दमन व दीप से क्या किया गया था? अलग किया गया था। और जो मैसूर का नया नाम तमिलनाडु नहीं है, मैसूर का नया नाम क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। और हमें क्या ढूंढना है? सत्य ढूंढना है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, भारत में राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि भारत में यहाँ पे अनेकता में विविधताएं पाई जाती है, उन सबको एक राष्ट्र हित में एकता में पिरोना है। ये उसका मेन उद्देश्य था कि यहाँ पर स्वायत्तता के साथ इस तरह बनाया जाए का निर्माण कि एक राष्ट्र का निर्माण हो जाए और राष्ट्रीय एकता विकसित हो जाए। ये तो बात सही है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। और जो विविधताओं के माध्यम से, उनके सामंजस्य का मतलब सामंजस्य के माध्यम से, सामंजस्य के माध्यम से एक सशक्त
न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, एक मजबूत राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ये बात सही है क्या? ये बात भी सही है कि हमें राज्यों को स्वायत्तता के साथ उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की मानी गई है, और उसमें विविधताओं को एकताओं का संग्रहण करते हुए जो भारत को हम क्या बोलते हैं, अनेकताओं में विविधता वाला देश बोलते हैं। यहाँ पे हर बोली भाषा इनको समान महत्व दिया गया है और सबको एकता के सूत्र में बांधा गया है। तो ये पूछ रहा है ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। सही व्याख्या करता है क्या? तो ये उसकी क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और ये एकता में बांधने का कार्य कर रहा है। और किस में कर रहा है? उसको सशक्त रूप से, मजबूत रूप से पूरे भारत को एक राज्य में बांधने का, एक राष्ट्र की भावना जगाने का कार्य करता है। तो ए आर दोनों सही है और आर क्या कर रहा है? एक की व्याख्या कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, अर्थात वो क्या है? राज्य है। तो दमन त्रिपुरा क्या है क्या? दमन व दीप केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भी है, पुदुचेरी भी है। तो त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा क्या है? एक राज्य है। और ये 1972 में क्या बनाया गया था? राज्य बनाया गया। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसको 1972 में भारत में राज्य बनाया गया था। तो राइट आंसर आएगा त्रिपुरा। ये क्या है? राज्य है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? इसमें बात कर रहा है आर्टिकल 1, इसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत लिखा हुआ है, हिंदुस्तान तथा इंडिया लिखा हुआ है, या भारत हिंदुस्तान या इंडिया लिखा हुआ है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो राइट ऑप्शन आएगा भारत तथा इंडिया, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी। इसने रिपोर्ट 1987 में दी थी। इसमें बताया गया था कि इसने सरकार या कमीशन ने बताया था, सरकारी आयोग ने बताया था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, क्योंकि राज्य क्या करते थे? जानबूझ के 356 का प्रयोग करते थे। कारण बताया गया है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, क्योंकि उन्होंने देखा था जब सरकारी आयोग का गठन किसके लिए गया था? केंद्र व राज्यों के संबंध के लिए, केंद्र व राज्य संबंध को बताने के लिए कि किस प्रकार केंद्र व राज्यों के संबंधों को और अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। एस.आर. सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1987 में। तो उन्होंने ये बताया था कि जो केंद्र सरकार में राजनीतिक दल होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, वो राज्यों में क्या करते हैं? अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो अनुच्छेद 356 है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये दोनों कथनी सही है, इसलिए इसमें क्या की गई है? ए आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या नहीं करता है तो गलत है। ए आर दोनों सही है एवं आर एक की सही व्याख्या करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने हमारे पॉलिटिकल साइंस में क्लास ली थी। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो तुम्हें थोड़े डिफ़िकल्ट भी लगे होंगे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और वो क्वेश्चन है जो कई पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो इसके बाद हम आगे 3 दिन 4 दिन जो आपके एग्ज़ाम में बचे हैं उसमें लगातार हम आपके लिए जो MCQ क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन है, इनकी लगातार 3-4 दिन हम आपको क्वेश्चन वाली क्लास कराएंगे, ताकि आपका इन क्वेश्चनों की वजह से आपका हौसला बढ़ता रहे और हम आपकी सफलता में एक छोटा सा सहयोग कर सके। धन्यवाद।